हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नेक्स्ट सीरीज आ चुकी है जो कि हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर पढ़ेंगे। वन शॉट पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, केस स्टडी सब कुछ करेंगे एक ही वीडियो में। 10 मार्क्स का चैप्टर है ये पूरा। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स मिला के 10 मार्क्स में आता है। ठीक है जी। ज्यादातर क्वेश्चन मैट्रिक्स अलजेब्रा में से पूछे जा रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने यूनिट फर्स्ट पर डाली थी 11 मार्क्स की, पूरी 2.5 घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे, 100% यूजफुल हैं। उसमें से देखो कि जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको प्रैक्टिस करके जाना। एग्जाम में जरूर आपको एज इट इज भी मिल सकता है या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन मिल सकता है। मतलब ये मान लो कि 100% आपके लिए वो यूजफुल है। 11 मार्क्स में से अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो उसमें से काफी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। एज इट इज भी हो सकते हैं या हो सकता है कि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन मिले डिजिट्स चेंज करके। ऐसे ही मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के जितने भी आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये सब पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर और केस स्टडीज, इन सब से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर जिसने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा है तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके देखो। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वन शॉट वीडियो में सब कुछ पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखना है तो वो तो आपको जाके प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी जो हमने पढ़ाया है। अब कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम नहीं है, अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो ऐसे ही हम वन शॉट लेके आ रहे हैं पीवाईक्यूज का। तो ऐसे ही ये अलजेब्रा जो यूनिट सेकंड है पूरा 10 मार्क्स का, जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स होता है, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। 10 मार्क्स का ये पूरा टॉपिक है। तो जितना भी पढ़ेंगे उतना तो आप कम से कम अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 दी है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पूछा है। अब ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने सारी प्रॉपर्टी डिटेल में लिखवाई है डिटर्मिनेंट की, एडजॉइंट वाली की। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अलग हैं, वो भी मैंने करवाई हैं। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज और इनवर्स की प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी अलग से पढ़ाई हैं और मैंने बताया है उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको सीयूईटी में भी ये मिलने वाला है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है एडजॉइंट ए की पावर n-1। n यहाँ पर ऑर्डर है मैट्रिक्स की, यहाँ पर हमें वैल्यू दी है -2, इसकी पावर हो जाएगा 3-1, यानी कि बहुत सिंपल, -2 की पावर 2, इसका मतलब आंसर हो गया 4। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला या प्रॉपर्टी नहीं याद होगा तो नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं, देखो ध्यान से देखो। एक 3x3 की मैट्रिक्स है, उसमें हमें ये वैल्यू दे रखी है ना, हमें यहां पर मैट्रिक्स बना के दी है ना, उसके कोफैक्टर्स हम निकाल सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने पूछा है। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये डायरेक्ट। जब किसी भी एलिमेंट, किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट का उनके कोफैक्टर, कोई अनदर कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होती है और फिर उसका सम पूछते हैं तो उसका आंसर 0 आता है। ये प्रॉपर्टी होती है, मैंने पढ़ाई हुई है ये प्रॉपर्टी। इसका आंसर 0 आता है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो ए हो गया। ठीक है ना। बट मैं फिर भी आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी करवा देता हूं। देखो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट्स के सेम कोफैक्टर्स के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होती है, सेम कोफैक्टर, देखो ना ये 1 2 2 2 3 2, ये एक कॉलम की बात हो रही है। यानी कि कौन सा कॉलम है ये वाला कौन सा कॉलम हो गया आपका, सेकंड वाला कॉलम हो गया ये। तो देखो A12 एलिमेंट है, सेम इसी का ही कोफैक्टर, प्लस A22 सेम इसी का ही कोफैक्टर, प्लस A32 सेम इसी का ही कोफैक्टर। ठीक है ना। इसका आंसर हमेशा जो भी वो मैट्रिक्स दे रखी होगी उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत काम की है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रॉपर्टी से। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें तो कॉरस्पॉन्डिंग दे रखा है, मतलब यहां पर क्या है, आपको कोई दूसरे रो का या कॉलम का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रखी है, एलिमेंट की सेम नहीं है, तब इसका आंसर 0 आता है। बट अगर सेम होगा तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। देखो ऑप्शन यही आ सकते हैं आपके पास, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा।
तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी भी है ना डिटर्मिनेंट ए, तो वो इस वाले का आंसर होगा। तो मैंने आपको ये वाली दो प्रॉपर्टी भी रिवाइज करवा दी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, ये समझ लो आप, ठीक है ना। अनदर कोफैक्टर के साथ अगर एलिमेंट की मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 आता है, सेम कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होती है तो आंसर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आती है। क्लियर है? चलें आगे हम, बहुत इजी दोनों क्वेश्चन थे, ठीक है जी। मैंने यहां पर कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं, सब बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं, तो ध्यान से पढ़ लो, सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डाले हैं। ये भी देखो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन है, ये वाली प्रॉपर्टी बड़ी काम की है। अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। हमें इसकी वैल्यू 12 दी है, यहां पर इसकी वैल्यू पूछी है और मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू -4 गिवन है। तो यहां से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 12/-4, यानी कि कट के कितना आ गया -3। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -3। कितना इजी, प्रॉपर्टी अगर याद है तो कितना इजी हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया क्लियर है। क्रैमर्स रूल, इसका मैंने चार्ट बनवाया हुआ है आपको, जहां पर भी मैंने क्रैमर्स रूल पढ़ाया है उसका मैंने आपको चार्ट बनवा के दिया हुआ है इसका, ठीक है ना। तो आपको ये डायरेक्ट चार्ट लर्न करना है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये डेल्टा का मतलब डिटर्मिनेंट ही होता है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है और एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, का मतलब यहाँ पर D1 D2 D3 की बात हो रही है। क्रैमर्स रूल जिस जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है उसको पता होगा ये। तो डी की वैल्यू 0 है और एटलीस्ट D1 D2 एंड D3, इसकी वैल्यू जो है ना आर, इन तीनों में से ये जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है ना, कम से कम एक नॉन जीरो हो। तो क्या होता है इस केस में, जो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और हो जाएगा ये लर्न, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कहां से मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है ना। जब इनकंसिस्टेंट होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो क्या है, बड़ा ही इजी पूछा गया था। बस आपको अगर कंडीशन याद होगी तो आप निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका नो सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस इतनी बार पूछे गए हैं, इतनी बार पूछे गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बार पूछे गए हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस। देखो शॉर्टकट सिखा देता हूं एक इसका, अगर आपको वो शॉर्टकट समझ में आ गया तो बढ़िया बात हो जाएगी। सबसे पहले याद रखो कि अगर मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दी है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ये है जो कि उसने बोला है, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो हमेशा 0 होते हैं। ये कहां पढ़ा है? ये जहां पर मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ाया है प्लेलिस्ट में, वहां पर मैंने इसकी प्रॉपर्टी सारी करवाई है, सारी प्रॉपर्टीज करवा दी है, एक्स्ट्रा पढ़ा दी है मैंने, जो नहीं भी है वो भी पढ़ा दी थी मैंने, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, ये हमेशा 0 होते हैं, हमेशा 0 होते हैं ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से ए की वैल्यू तो 0 आ गई और डी की वैल्यू भी 0 आ गई। चलो तो ये तो मिल गई मुझे, दो वैल्यूज तो मिल गई ए और डी की। बी और सी की वैल्यू पता करनी है। अब ध्यान से देखो जरा, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, और यहां से ये वाला पोर्शन देखो, ये हमेशा सेम होता है बट अपोजिट साइन। क्या होता है? सेम होता है बट अपोजिट साइन होते हैं। शॉर्टकट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले जो ये एलिमेंट्स है ये और ये ऐसे इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइन। इसका मतलब ये सी जो है वो बी के इक्वल तो होगा बट अपोजिट साइन आएगा। इसका मतलब सी इक्वल टू माइनस बी कह देता हूं मैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं बी इक्वल टू माइनस सी। एक ही बात है। देखो यहां पर ये 5 है, यहां पर भी 5 है, सेम है बट साइन अपोजिट है, ये प्लस का ये माइनस का है। इधर 0 है तो इधर 0, ये तो 0 पर तो कोई साइन नहीं होता, तो सेम ही हो गया। सी की वैल्यू बी बी नहीं होगी, माइनस बी होगी, ठीक है ना, क्योंकि सी जो है वो बी के इक्वल ही होगा। मैंने बताया ना ये चीज इसके इक्वल होती है बट अपोजिट साइन। तो बस वैल्यूज निकल के आ गई है। अब जो पूछा है ना मेरे पास वो निकालना है मुझे। कितना इजी हो गया ये, क्योंकि 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको जल्दी जल्दी करना है। यहां तो मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है। सी की वैल्यू माइनस बी पुट कर देंगे तो देखो ये 0 हो गया, ये कट के 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सब 0 हो गया। तो आंसर इसका 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वैसे आपको पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है,
कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मुझे -a मिल जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बट शॉर्टकट लगाओ ना यार, दोबारा सुन लो। हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपको बोला गया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स उसके 0 होंगे। जो नीचे दिया हुआ है, ये डायगोनल एलिमेंट्स के जो नीचे हैं ये और ये जो ऊपर हैं ये सेम होते हैं बट अपोजिट साइन, ठीक है ना। जैसे अब ये -5 है तो -5 का अपोजिट साइन +5 होगा ना, तो +5 ही तो आ रहा है, देखो ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, शॉर्टकट हो गया ये, जो कि पता भी होगा आपको, बट नहीं पता तो आप देख लो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको बताया ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स में भी और 2 मार्क्स में भी। मैंने अभी आपको बताया था, पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। उसके बाद जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स इसके इक्वल आते हैं बट अपोजिट साइन। इसका मतलब a-8 इक्वल तो होगा -1 के, बट माइनस आगे साइन लगेगा साथ में, ठीक है ना। तो यहां से a-8 इक्वल टू 1 हो गया, तो a की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है ना। ध्यान से समझ लेना, शॉर्टकट ट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे और जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे और ये वाले एलिमेंट्स इक्वल होंगे बट अपोजिट साइन। ऐसे ही -c+2 इक्वल तो होगा 28 के बट -28 के, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी c की निकल के 30। उसके बाद जो 2 है वो इक्वल तो होगा 3b के बट -3b के इक्वल होगा, तो b की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी -2/3। 2 नंबर में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 × 9 + 3 × -2/3 और -30, तो 18 - 2 -30 यानी कि 16 - 30, तो आंसर आ गया -14। ये आंसर आ गया इसका, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला है 2 रियल वैल्यूज निकालनी है x की, डिटरमिनेंट हमें दे रखा है ये और उसकी वैल्यू निकाल के दी हुई है 86। हमें नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो 2x² प्लस में 4 हो जाएगा ये। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4x - 0 और प्लस का 5, ये हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा 8, इक्वल टू रखेंगे 86 के, क्योंकि 86 वैल्यू दे रखी है इस डिटरमिनेंट की सॉल्व करके। x की वैल्यूज निकालनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8x + 40 इक्वल टू 86। 44 को इधर जाके माइनस कर देंगे, तो ये आपका बन जाएगा 42। तो साथ में 8x भी है, तो 2x² प्लस 8x माइनस 42 इक्वल टू 0। 2 से भी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 21 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x की 2 वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, तो x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x प्लस 7 और -3 कॉमन आया तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। x प्लस 7 आया और एक में आया x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज निकल के आ गई, x इक्वल टू -7 और x की वैल्यू 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है जितनी बात, चलें आगे। इस टाइप का क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत पूछा जा रहा है, ये देख लो। मैट्रिक्स अलजेब्रा पर क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, खुद से आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को देख के। तो अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर हमें 2 टीम के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से। 2 टीम है, तो टीम ए के बारे में अगर पहले बात करें तो कैलोरीज और प्रोटीन कितना वो इनटेक कर रही है, तो 2500, 1900 और 2000। प्रोटीन है 65, 50 और 54। ये आप ध्यान से देखो तो 1 और 2 यानी कि 2/3 की मैट्रिक्स है ये। उसके बाद ये जो हमें गिवन है मेल फीमेल और कोच, उसको कैसे लिखना है, मेल फीमेल और कोच।
टीम ए के लिए ये है। मैंने ऐसे क्यों लिखा ये ध्यान से समझो, मैंने ऐसे क्यों लिखा है ये देखो 1 2 3 3/1 की मैट्रिक्स बनी है ये। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवानी है मुझे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका नंबर ऑफ रो कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो इक्वल आना चाहिए। आपको पता है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इतनी कैलोरीज जो है और इतना प्रोटीन टोटल मिला के कंज्यूम करेंगे टीम ए। तो यहां से देखो ये आ गया 5000 प्लस 5700 और ये आ गया 2000। जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं वैसे कर रहे हैं हम। ये आ गया 130 प्लस 150 प्लस 54। तो देखो यहां से सॉल्व करेंगे या यहीं लिख देते हैं इसको आगे। इसका टोटल करोगे तो आएगा 12700 और इसका टोटल आएगा 334। देखो रिजल्ट इसका क्या आएगा, जब ये एक मैट्रिक्स है ये दूसरी मैट्रिक्स है, इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिफाइंड है, तो हमें जो आंसर में मिलेगा वो 2 और ये 1, तो 2/1 की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। क्या हमें मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। इसका मतलब टीम ए, चलो लास्ट में लिख देंगे ये वाला आंसर, लास्ट में लिख देंगे, पहले टीम बी का निकाल लेते हैं यहां पर। तो कैलोरीज प्रोटीन तो सेम ही रहेगा इसमें भी। पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस करके जाना। अभी और भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। बस इस बार क्या है, 1 मेल है, 2 फीमेल है, 2 कोचेस है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। नॉर्मल ये 2500 प्लस 3800 प्लस में 4000 और ये 65 प्लस में 100 प्लस में 108। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10700 और ये आ जाएगा आपका 165 और 108 को सॉल्व करो तो कितना आएगा, 10300 और ये 273। दोनों का आंसर लास्ट में लिख के आना है आपको कि टीम ए कंज्यूम 12,700 कैलोरीज एंड 334 ग्राम प्रोटीन। वर्ड प्रॉब्लम है, आंसर ऐसे छोड़ के आना है। ऐसी टीम बी कंज्यूम्स 10,300 कैलोरीज, आप पूरा लिख लेना, और 273 ग्राम प्रोटीन। ऐसे करके आंसर जरूर छोड़ के आना आप अपना, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना। तो ये ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आ गया आपका मैट्रिक्स मेथड से। जब हम सॉल्व करते हैं ना एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आती हैं, 5 मार्क्स में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको, आ जाओ। जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं ए मैट्रिक्स में। तो 1 3 2 2 2 3 3 2 और 2। एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स को हम शो करते हैं ऐसे एक्स। अच्छा यहां पर क्योंकि हमें P1 P2 और P3 करके दिया हुआ है तो हम वैसे शो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बी मैट्रिक्स क्या है, जो हमें कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी होती है। अब आपको याद होगा कि फॉर्मूला होता था मैट्रिक्स मेथड का, ये एक्स को हम लिखते थे ए इनवर्स बी। ये कैसे आया, प्री मल्टीप्लीकेशन कर दिया ए इनवर्स से, ठीक है ना, तो इस वजह से ये बन गया। बट आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला याद करो, बस कहानी खत्म। आपको ये फॉर्मूला पुट करना है जब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए पूछा जाए। अब ए इनवर्स निकालना है, सारा काम अब यहीं से शुरू होता है।
ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो निकालते हैं, आ जाओ। डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ क्या आएगी। 2 टू जा 4 और 3 टू जा 6, तो ये माइनस का 2 आएगा, फिर -2 और यहां से आएगा आपका 3 टू जा 6, 2 टू जा 4, तो 2 आएगा। उसके बाद प्लस का 3, यहां से वैल्यू आएगी 3 टू जा 9 और 2 टू जा 4 यानी कि 5, तो -2 -4 प्लस में 15, इसको हम देखें तो आंसर आ रहा है -6 प्लस 15 यानी कि 9। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है ना। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए मैं कैसे करता हूं आपको बता देता हूं, मैंने आपको डिटेल में सिखाया हुआ है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट के लिए माइनर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट मिल जाता है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा माइनर्स की और साइन चेंज करता रहूंगा, फिर उसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो एडजॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ठीक है ना। तो देखो साइन कैसे चेंज होते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चेंज होंगे और जो माइनर्स हैं वो वाली वैल्यूज आएंगी और साथ साथ साइन चेंज करता रहूंगा और एडजॉइंट निकालता रहूंगा मैं, ठीक है ना। आपको मैंने डिटेल में एडजॉइंट पढ़ाया हुआ है, जिसको नहीं पता पहले आप जाके फिर वो प्लेलिस्ट देखो तभी कोई फायदा है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनर्स की वैल्यू आती है तो यहाँ से तो पहले माइनस -2 हो जाएगा, ये रहा, तो ये 2 है बट साइन माइनस का आता है तो माइनस का 2 हो जाएगा ये भी, और ये 5 प्लस का, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। अब अगला माइनर निकालने के लिए ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे तो 2 टू जा 4, 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 हो जाएगा आपका 5 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस आता है ऑलरेडी और वो माइनस का 5 आ रहा है तो प्लस का 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको माइनस निकालने हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आप माइनस निकाल लेना, तो ये माइनस आ जाएंगे आपके -2 7। आप कॉपी मत करो, पोज करके निकाल के देख लेना फिर चेक करना आगे। तो -2 7 -4, ठीक है ना। इसका मैं डायरेक्ट क्या कर दूं, यहां पर ट्रांसपोज करके लिख दूं तो वो आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या हो जाता है, 1 अपॉन ये, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू है 1 अपॉन 9 और एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज करके लिखूंगा मैं, तो -2 5 5 -4 1 -2 7 और -4, ठीक है। बस इतना काम करना है मुझे, उसके बाद तो फिर हो जाएगा मेरा सॉल्व। तो -2 5 5 -4 1 -2 7 -4, बी की वैल्यू कितनी थी 85 105 और 110। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/9 तो ऐसे लिखा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो ये माइनस का 170 आ गया, 105 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ गया, -2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 220 आ गया। उसके बाद इसकी इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस का 170, 105 की माइनस की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 420 और ये आ जाएगा प्लस का 770। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 425 और ये आ जाएगा प्लस का 105 और माइनस का 440। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 135 आएगी, निकाल के आप चेक कर लेना। फिर इसकी आएगी 180 और इसकी आएगी 90, ठीक है ना। और साथ में क्या चल रहा है, ये P1 P2 P3, 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 20 और ये 10। तो सिंपल P1 की वैल्यू आ गई 15, P2 की वैल्यू आ गई 20 और P3 की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम प्राइसेस, ये P1 P2 P3 क्या है, वही है प्राइसेस जो पूछा था। तो ये मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में कई बार, ठीक है ना। ऐसा ही क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम है प्रॉपर, उसमें हमें इक्वेशंस जैसे ये दे रखी है ना बनी बनाई, उसमें हमें खुद से बनानी पड़ेगी और फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करता है
हो सकता है कि 5 मार्क्स में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया मैट्रिक्स मेथड में से, वर्ड प्रॉब्लम अच्छी खासी आ गई, तो जैसे कि 1 मार्क्स में 1-2 क्वेश्चन थोड़े इजी से बना के डाल देंगे वो, तो ऐसे सेट होता है पेपर। तो आपको अपनी तरफ से 100% तैयार होके जाना है, ठीक है ना। तो पढ़ाई करो, टाइम बहुत कम रह गया है एग्जाम का, और भी सब्जेक्ट्स हैं, सबको लेके चलना है आपको, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा टाइम सारे सब्जेक्ट्स को दो, तो सब कुछ हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। चलो तो नेक्स्ट पर आ जाओ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इजी सा आ गया कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये हमें कंडीशन दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब हो गया 2 माइनस 2 और 2, इसकी मुझे मल्टीप्लिकेशन करवानी है। चलो इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। 2 2 4 और ये 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और ये आ जाएगा 0, और जब इसकी करवाओगे, सॉरी 0 नहीं आएगा, ये 8 आएगा। चेक करते हैं, 2 4 और 2 4, अच्छा ये 8 आएगा, ये माइनस 8 आएगा, जब फिर इसकी करोगे तो ये माइनस 8 आएगा और ये 8 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखो। कंडीशन दी थी कि ए स्क्वायर इक्वल टू पी ए है, तो ए स्क्वायर अगर मेरे पास ये है 8 माइनस 8 और 8, अगर मैं यहाँ से 4 बाहर निकालूं तो अंदर से क्या बचेगा, 2 माइनस 2 और 2। अब ये देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा ए तो हो गया, और अगर मैं कंपैरिजन करूं पी ए का, तो ये पी हो गया, तो इसका मतलब पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं, अगर मिल गया तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। देखो 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। देखो ये फिर आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन, हर बार पूछा जा रहा है ये। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 सबसे पहले लिख दो। उसके बाद ये तीनों की वैल्यू इन तीनों के बराबर होती है, मतलब जैसे ए की वैल्यू 2 के बराबर होगी बट -2 के, अपोजिट साइन के। ऐसे सी की वैल्यू बराबर होगी -3 के। देखो जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर -1 है ना, 1 और 1 तो बराबर हैं बट अपोजिट साइन है। बस सिंपल हो गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है हमें। a की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू 0 है, और ये तो -2 और -3 यानी कि -5 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था और हो भी गया। देखो अब देखो, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था ना, कैलोरीज और प्रोटीन वाला, तो ये मैट्रिक्स अलजेब्रा पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर 2 शॉपकीपर हैं और ये जो टॉय सेल करते हैं, टॉय ए और टॉय बी, तो जो पी है वो 7 नंबर ऑफ टॉय ए सेल करता है, और टाइप ए वाला, टाइप ए और टाइप बी है ये। हमने यहाँ पर टॉय ए और टॉय बी कर दिया, समझ जाना आप। और क्यू जो है वो 8, और यहाँ पर ये 10 और ये 6, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। क्योंकि मुझे यहाँ पर इनकम फाइंड करनी है। इनकम कैसे फाइंड होगी, जितने नंबर ऑफ टॉयज मैं सेल करूंगा, ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ टॉयज मैंने सेल किए इनटू में जितनी कॉस्ट है, तो वो इनकम आ जाएगी मेरी। तो कॉस्ट मैट्रिक्स क्या बनी, आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हो ए और बी करके। तो कॉस्ट मैट्रिक्स मुझे ऐसे लेनी पड़ेगी 2/1 की। क्यों, क्योंकि मुझे जब इनकम फाइंड करनी है, तो इनकम फाइंड करने के लिए मुझे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करवानी है। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन तभी डिफाइंड होगी जब पहली वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो क्या बराबर है, 2 और 2 बराबर है, हाँ है, तो बिल्कुल सही। तो 2/1 मैट्रिक्स मुझे रिजल्ट मिलेगा इसका। तो ये आ जाएगा 350 प्लस में 700, 400, और ये आ जाएगा, अच्छा ये 75 है। तो इसका फाइनल आंसर आ गया आपका 1100, और इसका आ जाएगा आपका 850। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जो इनकम है शॉपकीपर
पी की इज ₹1100। आंसर जरूर ऐसे छोड़ के आना लास्ट में, क्योंकि मैंने बार बार बताया है आपको कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, उसमें आंसर ऐसे लिख के आना जरूरी होता है। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। बताओ 3 मार्क्स में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन मैट्रिक्स अलजेब्रा पर। है क्वेश्चन मजेदार? चलो आगे। आ गया वो वाला क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, जैसे अभी हमने किया है P1 P2 P3 वाला। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें हमें इक्वेशंस नहीं दे रखी, इक्वेशंस नहीं दे रखी इसमें। हमने खुद बनाओ, सब कुछ खुद करो, इक्वेशंस भी खुद बनाओ और एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी खुद निकालो। देख लो 5 नंबर में इतना कुछ करवा रहे हैं हमसे। चलो करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। 3 टाइप की कैटेगरी है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं जिनको एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, ठीक है ना, इक्वेशंस बनानी है। उन कैटेगरीज में कितने कितने मेंबर्स हैं वो फाइंड करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन बनाने के लिए सेकंड थर्ड लाइन से पढ़ो, द सम ऑफ ऑल द अवॉर्डीज इज 12, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12 हुआ ना, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में देखो 3 टाइम्स द सम ऑफ द ऑल अवॉर्डीज फॉर हेल्पिंग अदर सेल्फलेस, ये हेल्पिंग अदर वाले y हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट वाला z है। तो इनका 3 टाइम्स करना है, इनके सम का 3 टाइम्स। ठीक है, ये किसके इक्वल आता है, और इसमें ऐड करना है 2 टाइम्स x का, ये 33 के इक्वल आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है ना, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनानी है। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, बढ़िया बात है। थर्ड इक्वेशन बनाते हैं, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ x और z। तो x और z का जो सम है वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ y। तो x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 बन गई थर्ड इक्वेशन। a क्या होता है, इन सब का कोफिशिएंट लिखते हैं हम, तो 1 2 और 1 1 3 और -2 1 3 और 1, ये हो गया एक्स वाई जेड, और b क्या हो गया, कांस्टेंट वाली टर्म्स। बस अब तो हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी, तो x की वैल्यू आ गई a इनवर्स b। a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो आओ निकालते हैं डिटर्मिनेंट। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, माइनस का 6, और अंदर माइनस ऑलरेडी होता है तो ये 9 आ जाएगा। -1 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो ये माइनस का 1 ही आएगा, और यहां से आ जाएगा 2 2 जा -4 और माइनस का 3, तो माइनस का 7 आ गया। तो 9 माइनस माइनस प्लस 1 -7, यानी कि 3 आ गई वैल्यू इसकी। क्लियर है जी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आ गई। एडजॉइंट मैंने आपको कैसे बताया कि मैं कैसे निकालता हूं एडजॉइंट, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर्स लिखूंगा और फिर उनका ट्रांसपोज कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये 9 आएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 7 हो जाएगा। इस तरीके से मैं तो ऐसे निकालता हूं, आप देख लेना कि पहले आप निकालो, पॉज करो, निकालो, फिर आप चेक करना। ठीक है ना, -3 0 3 0 -1 1, तो ए इनवर्स आ गया आपका 1/3। ट्रांसपोज करके लिखूंगा मैं, तो 9 1 -7 -3 0 3 0 -1 1, बस ये मुझे यहां पर पुट करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करवानी है, मेरा आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपको आंसर मैच भी करवाऊंगा, देखो
कि हम चेक भी कर सकते हैं आंसर हमारा सही है या नहीं है। तो 12, 33 और 0। इसको यहां कर देते हैं 1/3। तो 9 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 108 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा, माइनस का 99 आ गया, प्लस का 0 आ गया। 12 प्लस 0 0, और ये आ गया माइनस का 84 और प्लस का 99 और प्लस का 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9, ये 12, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 15। 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी आपकी 3, 4 और 5। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 3, y की वैल्यू निकल के आ गई 4 और z की वैल्यू निकल के आ गई 5। ठीक है ना, यही हमारे आंसर है। यही पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ अवॉर्डीज ऑफ ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी में कितने कितने मेंबर्स हैं। तो पहली वाली कैटेगरी में 3 मेंबर्स हैं, फोर्थ वाली जो कैटेगरी है, जो ये वाली है हेल्पिंग अदर्स वाली, उसमें 4 मेंबर्स हैं, और इफेक्टिव मैनेजमेंट वाली जो कैटेगरी है उसमें 5 मेंबर्स हैं। आंसर चेक करने के लिए देखो 3, 4 और 5 को जब ऐड करोगे तो टोटल मेंबर्स कितने थे, 12 थे। क्वेश्चन में बोला था क्या हमारा इन तीनों का सम 12 आ रहा है। तो 4 और 3 7 और 5 12 आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो एक दो क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी, आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी इसकी। तो ऐसे क्वेश्चंस एमएल अग्रवाल में भी दे रखे हैं। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता क्वेश्चन, मैं एक्स्ट्रा ही करवा रहा हूँ। ये सब क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स सैंपल पेपर से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए गए हैं, पूछे जाते हैं ऐसे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी करवा रहा हूँ मैं। तो ये जो लास्ट में जो वीडियो बना रहे हैं हम इतनी बड़ी, लास्ट यूनिट भी हमने बनाई थी 2.5 घंटे की, उसमें जो क्वेश्चंस करवाए थे वो ऐसे ही नहीं करवाए। जब एग्जाम दे के आओगे तो मैच करके देख लेना, काफी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, उससे मिलते जुलते आएंगे। इसमें भी ऐसा ही होने वाला है हर एक चैप्टर में। तो आपका फायदा ही होएगा ये वीडियो देख के, नुकसान तो कुछ भी नहीं है। तो ये आप सोच रहे हो कि कौन देखे इतनी बड़ी बड़ी वीडियो, टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी तैयारी होगी उस चैप्टर की, उस टॉपिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत इजी है। ए बी की मल्टीप्लाई करवाओ पहले तो। -i 0 0 i और बी दे रखा है 1 0 0 -1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो माइनस ये और ये 0, तो माइनस आई बचेगा खाली। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0, तो 0 और ये माइनस आई। ठीक है, अब ये ए बी की वैल्यू आ गई। हमें बोला गया था कि ए बी जो है वो ए I2 है। I2 का मतलब आपको पता होना चाहिए, 2x2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है ना, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, उसकी बात हो रही है ये। तो ए बी कितना था, -i 0 0 और -i। ठीक है ना, इसमें से अगर मैं -i बाहर निकाल लूं पूरे में से, तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 0 ही रहेगा, यहां पर भी 0, यहां पर भी 1। अब कंपैरिजन करो, ये तो ए हो गया, और ये जो निकल के आया वो 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। तो इसका मतलब कंपैरिजन करो तो ए की वैल्यू कितनी है, -i है। बस यही आंसर हो गया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ऐसे क्वेश्चंस की, तब कर पाओगे आप। ठीक है ना, तो ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई है आपको। वैसे तो सारे चैप्टर ही बढ़िया तरीके से पढ़ाए हैं, बट मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में एक एक टॉपिक पे वीडियोस बहुत अच्छे से बनाई है। प्रॉपर्टीज हो या कोई भी टॉपिक हो, बहुत अच्छे से बनाई है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कितना इजी सा क्वेश्चन डाल दिया ये। तो ऐसा हो जाता है कई बार कि जैसे मान लो 5 मार्क्स में कोई अच्छा सा क्वेश्चन, लेंथी सा क्वेश्चन बन गया मैट्रिक्स मेथड में से, तो फिर एक आधा क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। तो ये बड़ा ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें नॉर्मल हमें वो निकालना है, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। फिर -2 करेंगे, फिर इसकी करेंगे तो ये भी 0 ही आ जाएगा। फिर आएगा प्लस का 4, फिर इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 12। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 13, कुछ है ही नहीं इसमें, तो माइनस का 52 आ गया। नॉर्मल डिटर्मिनेंट से तो सॉल्व करना था, बस हो गया। ठीक है ना, अब देखो चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, मैंने सब कुछ कवर करवाया है, छोड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ मिक्स है।
वीडियो देखोगे आपको बोरिंग नहीं लगेगी कि एमसीक्यू ही चल रहे हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट वाली चल रही है, लेंथी क्वेश्चन या केस स्टडी बोरिंग लग रही है। सब कुछ मिक्स है इसमें। 1 मार्क्स के हों, एमसीक्यू हों, असर्शन रीजन हो, 5 मार्क्स के हों, 3 मार्क्स के हों, 2 मार्क्स के हों, केस स्टडी भी है, आगे आएगी, सब मिक्स है। तो ये वाली सीरीज हम इस तरीके से चला रहे हैं। चलो अब ये देखो, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो सीख लो। मजेदार क्वेश्चन है। अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5/p है और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/q है, तो वो कह रहा है कि ए बी यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो 5/4 का ऑर्डर होगा। तो पी और क्यू की वैल्यू निकालो। देखो, जब ए और बी की मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो इसका मतलब ए बी का ऑर्डर हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन करी है तभी तो ऑर्डर आया है, इसका मतलब ए बी डिफाइंड है। ठीक है ना, पहली बात तो ये हो गई। ए बी की मल्टीप्लीकेशन तभी कर सकते हैं जब इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन तो हो रखी है तो इसका मतलब पी की वैल्यू 2 ही होगी 101%। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। तो ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ए और सी में से आंसर है। चलो आगे, जब ए और बी की मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं तो हम चेक करते हैं कि ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए। ये सेम है तो मल्टीप्लीकेशन हो गई और ऑर्डर मिलेगा हमें कौन सा, इसका रो और इसका कॉलम। तो 5 मल्टीप्लाई क्यू, यानी कि ये जो रिजल्ट निकल के आया ये 5 मल्टीप्लाई क्यू ऑर्डर का होगा। 5 मल्टीप्लाई क्यू ऑर्डर का होगा। कंपैरिजन कर लो, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू 4 है। खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना इजी है। बेसिक मैट्रिक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ी है ना, कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, और भी मजेदार क्वेश्चन है। देखो, अगर ए ऑर्डर है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/n है और बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/5 है, तो वो कह रहा है 5a माइनस 3b का ऑर्डर बताओ। गिवन दैट इट इज डिफाइंड, वो डिफाइंड है, सॉल्व हो सकता है वो, उसका ऑर्डर बताओ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे कि मानो ये एक मैट्रिक्स दे रखी थी मुझे, अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये 10 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 15 आ गया। कि मुझे ये बताओ ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ा, ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ा, नहीं ना। कहानी समझ लो अच्छे से, ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं दो मैट्रिक्स का, बेसिक मैट्रिक्स में पढ़ाया है, मल्टीप्लीकेशन में तो हमें देखना पड़ता है ऑर्डर कि इस तरीके से ये नंबर ऑफ कॉलम और ये नंबर ऑफ रो सेम होनी चाहिए। बट जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर कैसा भी हो, 3/3 हो, 3/2 हो, 2/3 हो, कैसा भी, बट दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। तो ये मैंने जो एग्जांपल आपको समझाया, इससे ये समझ में आया कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करवाता हूं, किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो उसके ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इसमें 5a से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऑर्डर यही रहेगा, इसमें भी अगर मैं 3b से मल्टीप्लाई करवाऊंगा ऑर्डर यही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो 5a माइनस 3b, वो ये कह रहा है कि ये जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो डिफाइंड है। डिफाइंड है इसका मतलब ऑर्डर आएगा उसका। ठीक है, तो ये डिफाइंड तभी हो सकती है ना जब ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। मैंने अभी बताया, चाहे एडिशन का केस हो चाहे सब्ट्रैक्शन का केस हो, तभी पॉसिबल है उनको दो मैट्रिक्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब ये और ये सेम ही होगा। इसका मतलब यहां से हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 3 इंटू एन है और ये 5 इंटू एम है, तो यहां से m की वैल्यू 3 होगी और n की वैल्यू 5 होगी, हमें क्लियरली दिख रहा है। तो जो ऑर्डर आएगा ये 3/5 का ऑर्डर आएगा क्लियरली। क्योंकि 3 पहले क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो ना ये 3 इधर पहले ही है और 5 उधर बाद में है, तो 3/5 ही तो हुआ ऑर्डर। तो सिंपल सी कहानी है आपकी, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लग रहा था देखने में छोटा सा, है भी छोटा सा, बट लॉजिक समझो बस, और कुछ नहीं है, लॉजिक समझने वाली बात है। क्वेश्चन मजेदार है ये।
अब देखो ये एक क्वेश्चन छोटू सा क्वेश्चन आ गया, और ये और भी छोटू सा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या ही है, ए भी निकालना है। बताओ, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है बस खाली, और कुछ पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है छोटी छोटी सी। तो कितना आ जाएगा ये, 1 की इसमें करेंगे तो -5, इसमें करेंगे तो 0, तो -5 आएगा। 1 की 10 में करेंगे तो 10, और 0 की उसमें करेंगे तो वो आ जाएगा, तो 10 आ गया। -2 की -5 में करेंगे 10 आएगा, 1 की -10 में करेंगे -10 आएगा, यानी कि 10 और -10 0 आ गया। -2 की 10 में करेंगे तो आएगा माइनस का 20, उसके बाद 1 की 5 में करेंगे -5 में तो आएगा -5, तो -25 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। इसमें देखो, दो मैट्रिक्स अगर हमें इक्वल दे रखी है तो वो सेम ही ऑर्डर की होगी तभी इक्वल है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है। तो बस मैंने यहां पर क्या किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दिया, वैल्यूज निकल के आ गई ये। तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दिया तो y की वैल्यू निकल के आ गई। बिल्कुल सिंपल। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। इक्वल रख के x और y की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलें आगे। प्रॉपर्टी पर बेस्ड आ गया क्वेश्चन, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ाई है, प्लेलिस्ट डली हुई है प्रॉपर्टीज की। मैंने आपको बार बार बताया है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी हो वैसी वाली प्रॉपर्टी नहीं जो कि सिलेबस से रिड्यूस है, बट उसके अलावा जो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ाई है मैंने। और एडजॉइंट और इनवर्स की तो सारी प्रॉपर्टीज आ रही है हमारे सिलेबस में, वो भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। एन मतलब यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है। तो यहाँ पर 3ab की वैल्यू पता करने के लिए वो कह रहा है, यहाँ पर जो 3 है, बोले जो k, यहाँ पर जो k था वो यहाँ पर 3 है, तो k की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 3 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 3 मतलब n, ऑर्डर, ऑर्डर क्या था 3, और उसके बाद ये, तो 27, ये भी एक अलग से आइडेंटिटी होती थी। तो 27 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई में 3, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 81 आ जाएगा। ये आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। बट ये इजी तभी लगेगा ना जब प्रॉपर्टीज लर्न होगी। प्रॉपर्टीज अगर लर्न नहीं है तो फिर तो कुछ भी इजी नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में देखो, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है बस। नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये आ जाएगा x माइनस 4x, और ये आ गया 9x माइनस 4x। ये जो प्लस का 3 है उधर जाके हो गया माइनस का 3। ये आ जाएगा माइनस का 8x, तो माइनस का 16x, और ये प्लस का 9x, और ये आ जाएगा 10x इक्वल टू -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16x प्लस में 19x इक्वल टू -3, यानी कि माइनस 3x इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन मैच कर लो, अगर ऑप्शन है तो है। -1 आ गया, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में जो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज में लिखवा रहा हूं ना, इनको अच्छे से लर्न कर लो। इन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन पूछते हैं वो। क्रैमर्स रूल, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्रैमर्स रूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें क्रैमर्स रूल अच्छे से पढ़ाया है। ये तो क्रैमर्स रूल इजी है क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 इक्वेशंस दे रखी हैं। 3 इक्वेशन वाला भी क्रैमर रूल से होता है। जैसे हम मैट्रिक्स मेथड से करते हैं ना 3 इक्वेशन को सॉल्व, वैसे क्रैमर्स रूल से भी करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है, हम डी निकालते हैं पहले। डी मतलब डिटर्मिनेंट। वो कैसे निकलता है, नॉर्मल इसका जो कोफिशिएंट होता है, तो 10 प्लस का 3 यानी कि 13 आ गया। फिर हम निकालते हैं D1। D1 क्या होता है, फर्स्ट कॉलम में हम कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं और सेकंड एज इट इज सेम रहता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85, और माइनस माइनस प्लस करके 6 1 जा 6, तो 91 आ गया। D2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस बार फर्स्ट वाला कॉलम सेम रहता है, जो 2 और 3 है, डिटरमिनेंट में जो लिखा था वो वाला। सेकंड वाले में आ जाएगा 17 6, तो ये आ जाएगा 12 माइनस में 51, इसका मतलब माइनस का 31। डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई थी, इसका मतलब
कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। कैसे निकालते हैं? x इक्वल टू d1 अपॉन में d, तो 91 अपॉन में 13, यानी कि 7 आगे निकल के x की वैल्यू 7। y निकालेंगे तो y आ जाएगा d2 बाई डी माइनस का 39/13, तो y की वैल्यू निकल के आ गई माइनस का 3। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। यही पूछा था कि सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, इसका मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है, बट क्रैमर्स रूल से निकालनी है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही निकाल दो, सर ये तो हमने 10th में पढ़ा था, एलिमिनेशन लगा देंगे हम तो सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। लगा दो बेटा, काट के 0 नंबर मिलेंगे। क्रैमर्स रूल से करना है ना, तो क्रैमर्स रूल से करने के लिए ही तो क्वेश्चन बनाया है ये, नहीं तो बनाते ही क्यों वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। जब आपको पता है अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब उसके डिटरमिनेंट 0 होता है। अब नॉर्मल सॉल्व इसको करना है वैसे ही, डिटरमिनेंट ओपन करना है इसका, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर टर्म्स ऐसे बन रही है, बट कोई बात नहीं, ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी। जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं ना वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करना। -5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 30 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, उसके बाद ये आएगा आपका माइनस का 5 और माइनस 4x माइनस का 8। यहाँ पर -4x और -8 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन होता है जब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो अंदर फिर साइन चेंज हो गए, बस ये काम किया है। आप ध्यान से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्वल टू 0 क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। -3 की इसमें मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का 15x आएगा। 30 और 8 22 की भी 3 में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 66 आ जाएगा। -5 और -8 माइनस का 13 हो गया, उसकी 4 में मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस का 52 आ गया, और प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16x इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x माइनस का 14। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 31x और ये आ जाएगा आपका प्लस का 14 इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब -4x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 14 -31x प्लस 14 इक्वल टू 0। खुद से करो बैठ के, समझ में आ जाएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कट गया, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 4x माइनस का 18x हो गया, और माइनस का 31x तो माइनस का 49x आ गया इक्वल टू 0। x अगर मैं कॉमन निकालूं तो अंदर से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ गई, और एक सिचुएशन बनी x माइनस 3x माइनस 49 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाऊं, डायरेक्ट फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, तो ये 9 प्लस में 196 आएगा, तो ये 208 आएगा, 205। जब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर आता है। ठीक है ना, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये जो भी वैल्यू देगा पॉइंट में देगा। इंटीग्रल वैल्यूज पूछ रहा है वो एक्स की, तो आंसर क्या होना चाहिए? एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए आंसर बस। अगर यहां पर बोला होता कि डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज फाइंड करो, अगर ये बोला जाता तो हम यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा लगता, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि फिर वैल्यूज हमारी क्या क्या आ जाती। और तो ये आ जाता आपका कितना 3,
प्लस माइनस अंडर रूट में 205 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2, ये आ जाती वैल्यूज x की। और तो दो वैल्यूज ये निकल के आती हैं, और क्योंकि प्लस माइनस लगाए ना तो दो वैल्यूज ये आती और एक वैल्यू ये रही x की वैल्यू 0। तो ये तीन वैल्यूज निकल के आ जाती है। अगर बोला जाता कि खाली वैल्यूज ऑफ x बताओ, यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है x की, तो आप x इक्वल टू 0 आंसर में कह दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, बट करा कुछ नहीं है, नॉर्मल हो रहा है, प्लस माइनस ही हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। चलें आगे। ये देखो, ये क्वेश्चन जो बना दिया इन्होंने, बस ऐसे ही बना दिया कि इनवर्स फाइंड करना है, वो तो हम कर ही लेते हैं इनवर्स फाइंड। उसके बाद वो ये कह रहा है कि शो करके दिखाओ ए इनवर्स आई होता है, वो हमें पता होता है। ये आपको अगर नहीं पता तो फिर इसका मतलब आपने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी पढ़ा ही नहीं है। फिर नहीं पढ़ा तो वीडियोस देखो, फिर बैठ के, अभी टाइम है, आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, उसके बाद ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन करवानी है। उसका रिजल्ट मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, जो कि देगा ही देगा, होता है, ठीक है ना। बट हमें यहाँ पर शो करने के लिए बोला है तो हम शो करेंगे। पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो। ये आ जाएगा -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 4 -3, तो 4 3 जा 12 प्लस 1 हो जाएगा ये, और 3 3 जा 9 -1 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका -7 7 हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 12 और 1 13 माइनस का 13, और ये आ जाएगा 8 2 जा 16। तो 7 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 7 माइनस 13 करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6 प्लस में 16, यानी कि ये तो 10 आ गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकल के आ गई। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं कि मैं एडजॉइंट कैसे निकालता हूं। कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देता हूं मैं, सिंपल, ठीक है ना। तो -7 आएगा यहां से, तो वो -7 ही रहेगा। इधर से 13 आएगा, वो माइनस का 13 हो जाएगा। इधर से 8 आएगा, 8 ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी मुझे निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं, आ जाओ। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 1 4 जा 4, तो 4 और 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो माइनस का 2 आया, और इधर माइनस ऑलरेडी होता तो 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आओ, तो -1 की 4 में -4, और -1 की 2 में माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पर प्लस आता है तो माइनस का 2 ही रहा, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे, ऐसी स्पीड बनानी पड़ेगी आपको एग्जाम में, बट गलत मत करके आ जाना। उसके बाद यहाँ पर गए हम, हम्म, अ, इधर गए ना, इधर, हाँ, ये वाली वैल्यू पर गए, तो ये खत्म हुई, ये खत्म हुई, तो -1 की 3 में -3, और माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 2 आ गया, तो माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस का 2 हो गया। ध्यान से निकालनी पड़ेगी वैल्यूज, पता चले इतना करने के बाद लास्ट में आंसर मैच ना हो। चलो, यहाँ पर देखेंगे तो 1 1 जा 1 आएगा, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा पॉजिटिव में। उसके बाद इधर और इधर -1 1 जा 1, और 3 2 जा 6, तो माइनस का 7 आया, प्लस माइनस होता है, तो 7 प्लस का आ गया। उसके बाद इसको छोड़ा तो -1 में जब 1 आ गया, माइनस का 3 आ गया, तो ये माइनस का 2 आ गया, तो प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 ही रहेगा। चलो, बस इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो, ए इनवर्स तो निकालो फटाफट पहले। 1/10 इसका ट्रांसपोज करेंगे तो -7 -13 8 2 -2 और 2। आई होप हमारा ये सही निकला हो, 3 7 और -2, ठीक है। चलो, हमें ए इनवर्स शो करना है। तो ए कितना है, -1 1 2 3 -1 1 -1 3 और 4, और ये है -7, साथ में 1/10 भी है, तो उसको बाहर ही रखते हैं अभी फिलहाल। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं।
-1 की 7 में मल्टीप्लाई करवाएंगे, -7 में तो 7 आ जाएगा। फिर इसकी करवाएंगे इसमें तो माइनस का 13 आ जाएगा, और फिर इसकी करवाएंगे तो 8 2 जा 16 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 16 यानी कि 10 आ गया। ठीक है, 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इतना तो मुझे लग रहा है कि शायद ठीक आ जाएगा। चलो, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस का 4, 0 आ। चलो सही आया अब तक मुझे लग रहा है। माइनस का 3 प्लस का 7, अब की बार इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसमें, इसमें। तो ये आ गया माइनस का 3 और 7 1 जा 7 और 2 की -4, तो ये -3 और +3 0 आ रहा है। तो आंसर मैच हो जाएगा मुझे लग रहा है ना। चलो एक दो और निकाल लेते हैं। माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस का 13 और प्लस का 8, तो माइनस का 21 और प्लस का 21, तो ये आ जाएगा आपका 0। तो हो जाएगा आंसर मैच, है ना। ये आ जाएगा 10 0 0 0 10 0 और 0 0 10। आप फाइंड करके देख लेना। 10 से अब मैं अंदर अगर डिवाइड कर दूं सबको, 1/10 था ना बाहर, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, आई आ गया। तो यही मुझे शो करना था, हैंस प्रूव्ड, कर दिया मैंने शो। सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आ जाओ। अब देखो ये मैट्रिक्स मेथड देख रहे हो, कितनी बार मैट्रिक्स मेथड पूछा जा रहा है, कितनी बार मैट्रिक्स मेथड आ रहा है एग्जाम में। तो ये देखो इजी है। अब मैं ये पूरा नहीं करवाता आपको, आप ये समझ लो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बस मैं यहाँ पर ना आपको ए बना के दे देता हूँ, वैसे तो आप बना लोगे। कोफिशिएंट्स लिखने हैं 1 2 1 -1 1 1 1 -3 और 1। ठीक है ना, एक्स क्या है, वही एक्स वाई और जेड, और बी क्या है 4 0 और 2। बस नॉर्मल आपको ऐसे सॉल्व करना है। ए एक्स इक्वल टू बी रख के, अभी करवाए थे ना मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे। ए इनवर्स निकाल के बी की मल्टीप्लाई करवा दो, और फिर वैल्यू जो निकल के आएगी वही हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू है। सिंपल सी कहानी है, कर लेना ये वाला क्वेश्चन। ये देखो, अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है बहुत। ऐसे क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, किसके इक्वल आएगी। क्या बी स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई बी। ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी स्क्वायर ही आएगा। इस बी की जगह पर मैं बी ए लिख दूं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और साथ में ये बी तो है ही है। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दूं, ए बी की वैल्यू ए है और फिर बी ए की वैल्यू बी है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, बी के। ऑप्शन नंबर ए। सर ये क्या हो गया, सर ये क्या कर दिया आपने, तो समझ ही नहीं आया तो ऊपर से चला गया, ऊपर से चला गया क्या ये वाला क्वेश्चन, बताओ दोबारा समझ लो। बी स्क्वायर इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी होगा, मतलब बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो बी स्क्वायर ही आता है। एक बी की जगह पर मैंने यहां पर बी ए लिख दिया, ये वाला बी ए जो लिखा था वो इसकी जगह पर लिखा था, और बी एज इट इज लिखा। फिर ये वाला ए और बी एक साथ रख दिया, कर सकते हैं हम ऐसे, ऐसे हमने लॉ पढ़े हैं। और ए बी की वैल्यू हमें ए के बराबर दे रखी थी तो ए रख दिया, फिर ये बी ए बन गया, और बी ए फिर क्या था, बी था, तो लास्ट में आंसर क्या आया, बी। तो बी स्क्वायर बी के इक्वल ही आएगा। ऐसे सॉल्व करना है, ये नहीं है कि ए और बी मैट्रिक्स को अपनी तरफ से लेट करने लग जाओ और फिर सॉल्व करो, फिर तो हो गया क्वेश्चन ये एक नंबर का। ऐसे नहीं करना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बहुत इजी होती है, ए का ट्रांसपोज करने पर ए ही मिलता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो वैसे समझ लो कि अगर 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है ना हमें, और वो कह रहा है कि ये सिमेट्रिक्स है, तो बड़ा ही इजी होता है। डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही आते हैं। ठीक है ना, अगर ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना आएगा, 5x और y 0।
तो कंडीशन होती है कि ए ट्रांसपोज ए ही आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों को मुझे इक्वल रखना है। अगर बोला है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों को अगर मैं इक्वल रखूंगा तो मुझे कंडीशन दिख रही है x इक्वल टू वाई आएगी। दोनों को इक्वल रख के देख लो, ए ट्रांसपोज को और ए को इक्वल रखो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक कर लो, x इक्वल टू वाई आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो वैसे ही समझ लो कि डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम ही रहते हैं, और जो ये वाले जो होते हैं ना, ये भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम होते हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं इसमें 2x2 की मैट्रिक्स में। ऐसे भी समझ सकते हो आप। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट में बोला है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। अरे कोलिनियर का जब केस होता है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो वो एक ही लाइन पर है, ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं करेंगे, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल उस केस में 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा आपने। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2, कैसे लिखते हैं इसको, 2 माइनस 3 और x वाली वैल्यूज लिखी, फिर y वाली वैल्यूज लिखी, और यहां पर आता है 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल बना ही नहीं रहा तो उसका एरिया 0 रहेगा, तो 0 के इक्वल रख देंगे बस। ये 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 के साथ, तो वो 0 ही हो जाएगा, खत्म। यहाँ पर डिटरमिनेंट को सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो जो पूछी है, बस खत्म। 4 1 4 माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस का 1 माइनस 3 माइनस x प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का x। अच्छा ये थोड़ी होगा माइनस का 3 माइनस का x, ये आ जाएगा माइनस का 15 माइनस का 4x, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का x माइनस का 15 माइनस का 4x। इसे सॉल्व करते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5, माइनस 5 और माइनस 15 कितना हो गया, माइनस का 20, और माइनस x और माइनस का 4x हो जाएगा माइनस का 5x। तो यानी कि 20 इक्वल टू माइनस का 5x, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस का 4। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल ही दिया है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट दिस, हमें ये पता है कि एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्या होता है, k की पावर n एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला। यहां पर k क्या है, k यहां पर सॉरी फॉर्मूला उल्टा लिख दिया हमने, फॉर्मूला ये है, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 144, ऑर्डर है 3 का, तो 3 माइनस 1 2, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई प्लस माइनस 12। क्या ये सही है, असर्शन तो सही है। रीजन पढ़ो, इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी n ऑर्डर की, तभी तो हम उसका एडजॉइंट निकाल पा रहे हैं। A अगर इनवर्स निकालना A का पॉसिबल है तभी उसका एडजॉइंट निकलता है। तो ये एडजॉइंट का फॉर्मूला यही था क्या जो हमने लगाया है इसमें, हाँ यही था। इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। क्या रीजन का यूज किया था हमने असर्शन में, बिल्कुल किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है बस। ठीक है जी, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। राइट द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जिसको ये चीज नहीं पता, तो कि हम किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे अगर मान लो ये मैंने ए मैट्रिक्स सेलेक्ट करी थी, तो ए मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये वाला पार्ट होता है
सिमेट्रिक और ये वाला पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, वही कह रहा है राइट द मैट्रिक्स दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही कह रहा है कि इस मैट्रिक्स को इस तरीके से लिख के दिखाओ, इस तरीके से लिख के दिखाओ, ये पूछ रहा है वो। चलो तो लिख देते हैं, आ जाओ, हमें क्या है, हम तो लिख देंगे। अब ये वाला अलग से सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन को अलग से सॉल्व कर रहा हूं, इसको P मान लो, A प्लस A ट्रांसपोज। चेक भी करना पड़ेगा मुझे कि क्या ये पूरा सिमेट्रिक आ रहा है, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज, तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इसको सॉल्व करते हैं। 14 -3 और -1 -4 -3 और -1 -4 -1 और -3 -4 1 और 1 2, ये 0 -1 और -3 -4 0 और 1 और 1 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 -2 -2 -2 1 0 -2 0 1, ये निकल के आ गया इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या निकल के आया, 7 -2 -2 -2 1 0 -2 0 1। क्या इसका ट्रांसपोज करके, इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो क्या वो मुझे यही मिल जाएगा। इसका ट्रांसपोज करो, समझा रहा हूं समझ लो, ये P निकल के आया है, ये इसका अगर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या मुझे यही मिलेगा। अगर यही मिल रहा है तो इसका मतलब ये मैंने सही कर दिया, क्योंकि ये वाला पोर्शन सिमेट्रिक कहता है। इसका ट्रांसपोज करो, देखो ये जो है वो ये बन जाएगा और जो ये है वो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब मुझे जहां तक दिख रहा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज करके आप यही बता सकते हो, तो यानी कि P का ट्रांसपोज करोगे तो P आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, इसको Q से कह देते हैं। है कुछ नहीं इसमें, बस ये कंडीशन है और नॉर्मल सॉल्व करना है आपको। अब मैं डायरेक्ट यहां पर ना लिखता नहीं हूं, मैट्रिक्स को माइनस कर देता हूं इसी की हेल्प से, ठीक है ना, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूं मैं। तो 7 और 7 0, -3 और माइनस करना है ना मुझे, ये याद रखना, -3 और -1, यानी कि -3 और प्लस का 1 माइनस का 2, -3 और ये माइनस, ये भी माइनस का 2, -1 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो -1 और 3 2, 1 और -1 0, 0 -0 0, -1 और प्लस का 3, तो यानी कि 2 0, ये भी 0, 1 -1 0, ठीक है। और देखो एक पहचान और देख लो, क्योंकि ये चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, बताया था ना मैंने, 0 ही आ रहे हैं, देख लो। 2 से आगे डिवाइड कर दो तो ये 0 ही रहेगा, ये -1, ये -1, ये 1 0 0 1 0 0, ठीक है ना। ये Q है, क्या Q का ट्रांसपोज करने पर माइनस का Q आता है, चेक करो। क्या इसका ट्रांसपोज करने पर, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आएगा, देखो Q ट्रांसपोज कितना आएगा, Q का ट्रांसपोज करूंगा तो 0 -1 -1 और 0 -1 और -1 ऐसे लिख दिया, 1 0 0 और 1 0 0, ठीक है ना। चेक करो, अगर मैं यहां से माइनस बाहर ले लूं, माइनस बाहर ले लूं तो ये 1 1 हो जाएगा, ये -1 और -1 हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे Q ही तो दे रहा है, इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है। तो ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया इस मैट्रिक्स को, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स में इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बड़ा ही बढ़िया तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब इन दोनों को मुझे ऐड करवाना है, यानी कि जो P निकल के आया और जो Q निकल के आया इसको ऐड करना है मुझे। तो P कितना था, 7 -2 -2 -2 1 0 0 -2 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
0 -2 0 1 प्लस ऐसा 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, सिर्फ वो कंडीशन के बारे में पूछ ले, तो तैयार रहना हर चीज के लिए। 0 1 1 -1 0 0 और -1 0 और 0, ठीक है ना। बस इसको इस तरीके से मतलब लिखना था हमें, राइट द मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमने ऐसे लिख के दिखा दिया, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, ऐड करोगे, तो यही बनेगा, यही बनेगा, चेक कर लो, इनको ऐड करके देख लो, यही बनेगा। नहीं बन रहा तो इसका मतलब कहीं गलती हुई है, यही बनेगा। बट आंसर आपको बस यही छोड़ना है कि हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। क्लियर है, आगे बात समझ, तो देख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आ सकता है कि वो ये कहेगा कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया है, ए बी फाइंड करो। यहां तक तो इजी है कि ए बी फाइंड करना है। आगे वो कह रहा है कि इस ए बी का, जो हमने ए बी निकाला है, ये ऐसे ही नहीं निकाला, इसका यूज करके फिर हमें सॉल्व करनी है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। करना मैट्रिक्स मेथड से ही है, बट इस ए बी का यूज करना है, ये चीज समझने वाली है। कई बार क्वेश्चन में कहता है कि ए इनवर्स फाइंड करो, ए दे देगा मैट्रिक्स खाली, और वो कहेगा कि ए इनवर्स फाइंड करो, और ए इनवर्स का यूज करके फिर ये सॉल्व करो इक्वेशंस को। ऐसा भी क्वेश्चन एमएल अग्रवाल में दिया हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है और आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर वर्ड प्रॉब्लम नहीं आई तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में। क्लियर है इतनी बात। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हमें तो ए बी फाइंड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ए बी का ही हमें यूज करना है। यही समझने वाली यहाँ पर बात है कि डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, वो बोल रहा है कि यूज करो ए बी का। तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 की मल्टीप्लाई 3 में -3, और ये आ जाएगा फिर प्लस का 3, और 4 0 से 0, तो यहाँ से तो आपका निकल के आ गया -2 और 3, तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 1, ठीक है ना। और इसको अब अगर पूरा सॉल्व करोगे आप, तो आप चेक कर लेना, सॉल्व खुद से करके देखना, ये आपको एक्चुअल में ये मिलेगा। तो ए बी सॉल्व करने के बाद आपको आई मिला। अब ये प्रॉपर्टी होती है, जब दो मैट्रिक्स अलग अलग हैं, ए और बी, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है अगर, तो उस केस में हम इसको ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं, देखो इसको मैं आपको डेरिवेटिव भी करना सिखा देता हूं, आपको एग्जाम में करके आने की जरूरत नहीं है। अगर मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूं, प्री मल्टीप्लाई करूं ए इनवर्स से, तो समझ लो ये तो आई हो जाएगा और ये ए इनवर्स हो जाएगा। तो आई की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो आई रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये रहेगा, ठीक है ना। क्या समझ में आया इससे, कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो इसका मतलब वो दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे का इनवर्स होता है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। ऐसे ही आप अगर यहां से बी की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करवाओगे ना, तो आपको क्या मिलेगा मैं बताऊं। देखो अगर मैंने बी की पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करवाई बी इनवर्स की, तो ये आ जाएगा ए आई इक्वल टू आई बी इनवर्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। देख लो क्या हो रहा है, पहले वाले से आया था बी इक्वल टू ए इनवर्स, इस वाले से आ गया ए इक्वल टू बी इनवर्स। क्या मतलब हो रहा है इसका, वही मतलब हो रहा है ना, कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो इसका मतलब वो दो मैट्रिक्स जो है वो आपस में एक दूसरे का इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर है इतनी बात। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि ए इक्वल टू बी इनवर्स है, ठीक है ना। या फिर मैं ये कह सकता हूं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं इनवर्स ऑफ ईच अदर है, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स भी मैं कह सकता हूं। इसका मुझे यूज करना है, इसका मुझे यूज करना है, ठीक है। अब जो इनके कोफिशिएंट्स हैं मैं वो लिख रहा हूं, यहां पर देखो जो मैं इनके कोफिशिएंट्स है वो लिख रहा हूं। कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 और 1। ध्यान से देखो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इसको मैंने कोई एक नाम दे दिया। उसके बाद एक एक्स मैट्रिक्स होती है मेरी, जिसको मैं लिखता हूं एक्स वाई जेड। फिर एक और अनदर मैट्रिक्स होती है मेरी, कौन सी, जिसको मैं यहाँ पर सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अब की बार, तो वो है कांस्टेंट वाला नंबर 3 2 और 3।
ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर इस वाली मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज कर दूं तो वो मुझे बी मैट्रिक्स मिल जाएगी। ध्यान से चेक करो, ऐसा मैंने क्यों किया। देखो, अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स थी जिसका मैंने नाम दे दिया, कुछ भी कोई भी नाम दे दिया, मान लो कोई ये नाम था, इसका मैंने नाम दे दिया, ठीक है ना। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मान लो बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स निकालूं, या फिर कोई बी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दूं, बात एक ही है, बात एक ही है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देख लो। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स निकालो, या किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर दो, एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। ये एक मैट्रिक्स थी जो कि मुझे इनके कोफिशिएंट से मिली। अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं या इसके ट्रांसपोज करके इसका इनवर्स निकालूं, एक ही बात होगा। क्योंकि मुझे अगर मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है तो मुझे क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर ए था, एग्जाम्पल के लिए ये ए था, तो ए एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी करता हूं ना मैं, यानी कि ये वाला जो ए था इसका इनवर्स निकालते हैं हम। तो यहां पर जो ये ए था वो ये था, इसका मुझे इनवर्स निकालना है ना। अब इसका इनवर्स निकालूं या इसके ट्रांसपोज का इनवर्स निकालूं, एक ही बात है। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कहती है। तो अगर मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, इसका ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो वो मुझे बी के इक्वल देगा। चेक कर लो, ये रहा बी और ये लिखा है ये, इसका ट्रांसपोज कर दो, यही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बी एक्स इक्वल टू सी होगा, एक्स इक्वल टू बी इनवर्स सी होगा। इतनी कहानी तो समझ में आती है। तो अब मुझे बी इनवर्स निकालना है। बी इनवर्स के लिए क्या करूं, पहले डिटर्मिनेंट निकालूं फिर एडजॉइंट निकालूं बी? नहीं, क्वेश्चन तभी तो ये डिफरेंट है। उसने ये कहा था कि ये जो हमने निकाला था ना ए बी, इसका यूज करो ना भाई साहब, इसका यूज करो। इसमें बी इनवर्स की वैल्यू ए थी, हमने ये प्रूव करके दिखाया ना यहां पर कि बी इनवर्स ए था। तो इसका मतलब मैं बी इनवर्स की जगह पर यहां पर ए लिख सकता हूं और साथ में सी है, बस ये समझने वाली यहां पर कहानी थी। ए की वैल्यू देख लो क्या है, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 और 3, और सी क्या है 3 2 और 3। इसको सॉल्व कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। -3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 9, -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस का 4, -4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 12। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, -4 और -9 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 13 और माइनस का 12 माइनस का 25। 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे और 3 में करेंगे तो 6 आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 14। 3 2 जा 6 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करो 2 में तो 2 प्लस 3 3 जा 9, 9 और 6 15 16 17। ये आ गई आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू। क्लियर है। तो अगर आपको ये समझ में आ गई बात तो बढ़िया है, आप 5 मार्क्स अच्छे से ले आओगे। समझने वाला कॉन्सेप्ट इसमें बहुत कुछ था, तभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है जी, चलो आगे स्क्रीनशॉट ले लो। केस स्टडी आ गई आपके सामने। मैंने बताया ना हर वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, फटाफट से केस स्टडी को रीड कर लो। ऐसा क्वेश्चन केस स्टडी में भी बन सकता है और ऐसा क्वेश्चन हमने 5 मार्क्स में भी किया था जो कि वर्ड प्रॉब्लम वाला था। 10 students were selected from a school on the basis of values of giving awards and were divided into 3 categories. X, Y, Z 3 कैटेगरीज मान लेते हैं हम, ठीक है ना। तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो पहला तो यही हो गया X, तो पहला तो यही हो गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन तो यही बन गई। आगे पढ़ो। द फर्स्ट ग्रुप comprises हार्ड वर्कर्स, सेकेंड ग्रुप है ऑनेस्ट एंड लो
अबाइडिंग स्टूडेंट्स एंड द थर्ड ग्रुप कंटेन्स विजिलेंट और ओबीडिएंट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो काम का नहीं है कुछ हमारा। ठीक है, चलो आगे। डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हमने x माना है तो उसका डबल करना है, तो इसका मतलब 2x हो गया। ठीक है, एडिड टू द नंबर इन द सेकंड ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप वाला जो है वो ऐड करना है, गिव्स 13। ओके, तो सेकंड ग्रुप था y, वो हमें 13 दे देता है, तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। थर्ड में क्या है, while the combined strength of the first and the second group is 4 times that of the third group. Okay, while the combined strength of the first and second group, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड कर दिया और वो इक्वल हो गया 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई माइनस का 4z, ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है। डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एडेड टू द नंबर इन द सेकंड ग्रुप गिव्स 13। ठीक है, assume that x y and z denote the number of students in the first second and third group। ये जो x y z था ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन ग्रुप्स में। ठीक है, ये वाले आंसर्स बताने हैं। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द अबव डिस्क्राइब्ड सिचुएशंस। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ ही गया, इक्वेशंस बनाने के लिए बोल रहा था, बना दी। बी पार्ट में बोला है कि राइट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स नाम देके कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम क्या लिखते हैं, जो इनके वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स और वाई और जेड के। तो 1 1 और 1 1 0 और माइनस का 4, ये बन गया। ठीक है, क्लियर है जी। चलें आगे। फर्स्ट और ए और बी पार्ट तो हो गया। सी पार्ट में क्या बोला है, राइट द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, कोफैक्टर्स लिखने हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स लिखने हैं हमें एवरी एलिमेंट ऑफ ए। कोफैक्टर्स क्या होते हैं हमें पता है, माइनस निकाल के साइन चेंज कर देते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 और ये 0, तो माइनस का 4 आ गया। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, वो प्लस का 8 आ जाएगा। 2 1 2 और 1 1 1, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस का 4 आया और माइनस का 1 आया, तो माइनस का 5 आया, प्लस का 5 दे देगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ से -4 और 1 1 1, तो वही आ गया माइनस का 5। तो यहाँ पर रहेगा माइनस का 5 क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो -5 आ गया। ठीक है, तो 1 1 1 और 1 1 1 तो 0 हो गया। उसके बाद 1 0 0 और 1 1 1, तो 0 -1 हो गया -1 और -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी खत्म, ये भी खत्म। यहाँ से 1 0 0 हो गया, 2 1 2 हो गया, तो प्लस का 2 आ जाएगा। और एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार कि कोई गलती तो नहीं है। 1 1 1 और 2 1 2, तो 1 - 2 -1 प्लस माइनस प्लस, तो -1 ही आएगा। ये आ गए कोफैक्टर्स। ठीक है ना, इन्हीं का ही हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट पर पहुंच जाते हैं हम। सी पार्ट में बोला है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच ग्रुप। ईच ग्रुप यानी कि वही है, हमें वो निकालना है। तो यहां से हम डी पार्ट को करने, सी पार्ट के और को करने के लिए एडजॉइंट निकाल लेते हैं ए। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो -4 8 1 5 -5 0 -1 2 और -1। ठीक है ना, एडजॉइंट आ गया। ये डिटर्मिनेंट भी निकाल देते हैं साथ में, चाहिए होगा हमें डिटर्मिनेंट भी। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 4 माइनस का 8 और 1, तो -4 माइनस माइनस प्लस का 8 और 1, 5 आ गया डिटर्मिनेंट। यानी कि हमें निकालना क्या है, ये वाला जो x है वो निकालना होता है हमें।
तो -4 -4 5 -1 8 -5 2 1 0 -1। बी क्या है? बी आपका आएगा 10 13 और 0। ये आ जाएगा आपका माइनस का 40 प्लस में 13 5 जा 65, तो ये आ गया आपका माइनस का 25, सॉरी प्लस का 25। 80 माइनस 65 और 2 0 तो 0, तो ये कितना बचेगा आपका 15। 15 ही बचा ना। आगे 10 0 और 0, तो 10 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और z की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। आंसर चेक भी कर सकते हैं, इनका टोटल 10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बोला था ना स्टार्टिंग में 10 स्टूडेंट्स थे टोटल, तो हर एक कैटेगरी में आ गए। यानी कि फर्स्ट ग्रुप वाली कैटेगरी में 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, और इसमें 3 होंगे और इसमें 2 होंगे, ठीक है ना। तो इन सब का टोटल हमारा 10 आ रहा है। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट करी है, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट कैलकुलेशन करी है हमने। तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन, केस स्टडी भी हो गई बढ़िया तरीके से, कोई डिफिकल्ट नहीं थी, बस हो गई। इन दोनों में ऑप्शन था, आप दोनों में से कोई भी एक करके आ सकते थे, तो सेकंड वाले में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती, फर्स्ट वाला तो हो गया था। चलो लास्ट केस स्टडी करेंगे बस, और ये वीडियो खत्म। लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट ही केस स्टडी है और सब खत्म। देख रहे हो कितनी मेहनत करवाई है आप लोगों के लिए, कितनी बड़ी बड़ी वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सको पूरा का पूरा सिलेबस, एग्जाम टाइम में आपका टाइम बचे। बट वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो उसको जरूर, जिन लोगों का अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि उनका भी फायदा होना चाहिए अगर उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है और आप देख रहे हो तो। चलो यहाँ पर गौतम बाय 5 पेन्स 3 बैग्स एंड 1 इंस्ट्रूमेंट बॉक्स एंड पे अ सम ऑफ ₹60। तो पेन की कॉस्ट 5 रुपीज मान ले, एक्स मान लेते हैं, बैग की कॉस्ट y रुपीज मान लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की कॉस्ट z रुपीज मान लेते हैं। तो उस हिसाब से जो इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशंस क्या बनी? 5x प्लस में 3y प्लस में z इक्वल टू 160, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बनेगी? विक्रम ने 2 पेन खरीदे थे, तो 2x प्लस, बड़ा इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ज्यादा, प्लस में 3z इक्वल टू में 190, सेकंड बन गई। थर्ड क्या है? 1 पेन है, 2 बैग है और 4 इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स है, 250। बन गई 3 इक्वेशन। पूछा क्या है? कन्वर्ट द गिवन अबव सिचुएशन इनटू अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ये। तो मैट्रिक्स इक्वेशन में बनाने के लिए कह रहा है वो। तो ए क्या है? 5 2 1 3 1 2 1 3 4। एक्स क्या हो गया? एक्स वाई जेड, और इक्वल टू में बी हो गया 160 190 और 250, ठीक है ना। ये बन गई आपकी ए एक्स इक्वल टू बी। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में बोला है कि डिटर्मिनेंट निकालो ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो। इसमें क्या है? 4 1 जा 4 3 2 जा 6, यानी कि -2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 8 - 3 5 2 2 जा 4 4 - 1 3 माइनस का 10 -15 प्लस 3, तो -10 -12 यानी कि माइनस का 22 आएगा डिटर्मिनेंट। क्लियर है इतनी बात? कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बात। थर्ड पार्ट में वही है, ए इनवर्स बोला है निकालने के लिए, निकाल सकते हो आप, ठीक है ना।
तो और थर्ड पार्ट में कैसे सॉल्व करोगे, ये जो a निकल के आया है इसका a स्क्वायर करो माइनस फिर 5a का मतलब क्या है कि इस a में 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो 2 बन के आ गई उन दोनों को माइनस कर दो। थोड़ा सा ये लेंथी होगा, a इनवर्स तो आप फाइंड कर ही दोगे, तो दोनों में से एक ऑप्शन करना है, आप a इनवर्स वाला कर देना। तो a इनवर्स तो आप फाइंड कर ही लोगे अब, ठीक है ना। सिंपल a इनवर्स फाइंड करना है, कैसे होगा 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट a। अब मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाई दिए हैं तो आप कर लोगे, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए मल्टीप्लाई ए, तो ए मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए मैट्रिक्स में ही। उसके बाद 5a निकाल लेना अलग से। 5a कैसे निकलेगा, ए मैट्रिक्स में 5 स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की सब में मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स में, जो मैट्रिक्स बन जाएगी और फिर जो इससे मैट्रिक्स बनेगी उन दोनों की आपस में माइनस करवा देना, तो इसके आपका और पार्ट का आंसर भी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इतनी आप कर सकते हो। मैंने काफी क्वेश्चन करवा दिए और वीडियो काफी लेंथी हो गई है क्योंकि बहुत मेहनत करी है यार, सच में बहुत मेहनत करी है। स्लाइड्स लगानी, क्वेश्चंस को इकट्ठा करना, फिर उसकी पीपीटी बनानी, फिर उसके बाद यहाँ पर वीडियो बनानी, इतनी लेंथी वीडियो, ठीक है ना। फिर उसको एडिट करना आप लोगों के लिए, और फिर आपके सामने ये वीडियो आती है, तो आपको लगता है कि ये वीडियो बन गई, बट इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप शेयर जरूर कर दिया करो चैनल को। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, क्यों? क्योंकि क्या करता है कि बच्चे देख के चले जाते हैं, सिर्फ अपना कंटेंट और अपने मतलब का कंटेंट पढ़ लेते हो और बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो, ना शेयर करते हो और ना लाइक करते हो, ना कमेंट करके बताते हो। तो कर दिया करो, ठीक है ना, हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी हमें, ठीक है ना। चलो तो फिर मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही इसी तरीके की वीडियोस के साथ, PYQ सैंपल क्वेश्चंस, केस स्टडी सब करेंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर सीरीज चल रही है। नेक्स्ट हम बना देंगे डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में तो बहुत लेंथी हो जाएगा, 4-5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ऐसा नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला पार्ट अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट अलग कर लेंगे, ठीक है ना। चलो वेट करो वीडियो की, वीडियो आपको मिलेगी, टाइम से मिलेगी, टेंशन मत लो, बस पढ़ते रहो, जो जो चीजें मिल रही हैं साथ साथ पढ़ते रहो। चलो तो बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।